शमशान घाट के मुख्य द्वार पर खड़ी काली मर्सिडीज की चमक बादलों की ओट में फीकी पड़ रही थी। नव्या ने अपने पर्स को कसकर पकड़ा और कार की ओर बढ़ने लगी। दोपहर के 3 बजे थे, लेकिन प्रकृति का मिजाज अचानक बदल गया था। आसमान में उमड़ते स्लेटी बादलों ने सूरज की रोशनी को निगल लिया था और हवा में बढ़ती नमी एक भारी खामोशी घोल रही थी। तभी बिजली की एक तेज कौंध ने आकाश को 2 हिस्सों में चीर दिया। गड़गड़ाहट इतनी भीषण थी कि नव्या के कदम वहीं ठिठक गए। उसने सिहर कर अपनी आंखें मूंद ली। 24 साल की उम्र में भी बादलों का ये शोर नव्या के भीतर एक अनजाना डर पैदा कर देता था। उसने अपने कांपते होठों को दांतों तले दबाया और अपने बहते आंसुओं को रोकने का एक असफल प्रयास किया। बारिश की पहली बड़ी बूंद उसके गाल को छूकर निकल गई। जैसे ही बिजली का शोर कुछ कम हुआ, उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और कार की ओर दौड़ लगा दी। लेकिन गीली मिट्टी और घबराहट ने उसका साथ नहीं दिया। पैर फिसलते ही वो कीचड़ से भरी जमीन पर जा गिरी। नव्या ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसी पल आसमान फिर से गरज उठा। मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी, जिसने कुछ ही सेकंड में उसे पूरी तरह भिगो दिया। ठंड और दहशत से उसके घुटने जवाब दे चुके थे। धुंधली पड़ती बारिश के बीच उसने देखा कि कार का दरवाजा खुला और एक लंबा रौबीला साया बाहर निकला। वो काला छाता ताने उसकी ओर बढ़ रहा था। नव्या ने हार मानकर अपने कानों पर हाथ रख लिए और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो बुरी तरह कांप रही थी, शायद ठंड से या शायद उस पुरुष की उपस्थिति के भारीपन से। बिना एक शब्द बोले उस व्यक्ति ने नव्या को उसकी लाचारी की स्थिति से ऊपर उठाया। उसकी पकड़ में एक अजीब सी मजबूती और अधिकार था। उसने नव्या को सहजता से कार की बगल वाली सीट पर बिठाया और अपना महंगा कोट उसके कांपते कंधों पर डाल दिया। कार के भीतर हीटर की गर्माहट तुरंत फैलने लगी, लेकिन नव्या के भीतर की बेचैनी कम नहीं हुई। उसने जब अपनी नजरें उठाईं तो देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा कठोर था और उसकी गहरी आंखों में एक बर्फीली गंभीरता थी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था, नव्या ने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज बारिश के शोर में दबकर रह गई। उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक गहरी सांस ली और शांत भाव से गाड़ी आगे बढ़ा दी। नव्या ने चुपचाप खिड़की के बाहर देखना शुरू किया, जहां बारिश की बूंदें कांच पर फिसल रही थीं। वो उसके व्यक्तित्व के दबदबे से सहमी हुई थी। जब भी आसमान में बिजली चमकती, वो अपनी आंखें मूंद लेती, जैसे खुद को दुनिया से काट लेना चाहती हो। कुछ ही समय बाद कार एक भव्य हवेली के बरामदे में रुकी। जैसे ही इंजन बंद हुआ, नव्या बिना पीछे मुड़े गाड़ी से बाहर निकली और सीधे अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे अपनी भीगी हुई हालत पर बेहद संकोच महसूस हो रहा था। कमरे में पहुंचकर उसने तुरंत गर्म पानी से स्नान किया और गीलेपन की उस सिहरन को दूर करने की कोशिश की। बाद में बिस्तर पर लेटकर वो बस छत को निहारती रही, जबकि बाहर मानसून की बारिश अब एक निरंतर लय में तब्दील हो चुकी थी। नव्या की नींद तब खुली जब कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। वो हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठी। घड़ी की सुइयां बता रही थी कि रात के खाने का समय हो चुका है। वो जानती थी कि देवेंद्र प्रताप सिंह अनुशासन का कितना पक्का है। उसे देरी बर्दाश्त नहीं थी। नव्या के दादाजी के निधन को आज 3 साल पूरे हो गए थे और उतने ही समय से वो इस सख्त और रहस्यमयी शख्स के साथ एक ही छत के नीचे रह रही थी। उसके दादाजी ने देवेंद्र पर इतना अटूट विश्वास क्यों किया कि अपनी पोती की जिम्मेदारी उसे सौंप दी, ये सवाल आज भी नव्या को परेशान करता था। बिस्तर से उतरकर उसने जल्दी जल्दी अलमारी में रखे पुराने कपड़ों में से एक साधारण टी-शर्ट और पजामा निकाला। उदयपुर की इस पुश्तैनी हवेली में वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बाद कम ही आती थी, इसलिए उसके ज्यादातर कपड़े पुराने ही थे। उसने खुद को आईने में देखा। देवेंद्र की मौजूदगी में वो हमेशा खुद को छोटा और सहमा हुआ महसूस करती थी, लेकिन वो उसकी संरक्षक था, इसलिए उसके नियमों का पालन करना उसकी मजबूरी थी। जब नव्या डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई तो वहां की पुरानी लेकिन भव्य वास्तुकला रात के सन्नाटे में और भी प्रभावशाली लग रही थी। अरे नव्या बिटिया, आप जाग गईं। रसोई की देखरेख करने वाली काकी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। काकी सालों से इस हवेली की सेवा कर रही थी और नव्या के लिए एक मां जैसी थी। उन्होंने मेज पर पीतल के बर्तनों में गर्मा गर्म खाना लगाना शुरू किया। नव्या ने एक गहरी सांस ली और खाली कुर्सी पर बैठ गई। अपनी नजरें नीची रखते हुए वो देवेंद्र के आने का इंतजार करने लगी। उसे पता था कि अगले कुछ पल भारी होने वाले हैं। देवेंद्र का व्यक्तित्व किसी शांत ज्वालामुखी की तरह था, स्थिर, गंभीर और कभी भी फट सकने वाला। तभी गलियारे में भारी जूतों की आहट सुनाई दी। नव्या का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। देवेंद्र हॉल में दाखिल हुआ। उसकी सफेद कमीज के बटन ऊपर तक बंद थे और उसके चेहरे पर वही चिर परिचित कठोरता थी। उसने एक नजर नव्या पर डाली, जो कीचड़ और बारिश के बाद अब कुछ बेहतर दिख रही थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो अपनी नियत कुर्सी पर बैठ गया और कमरे में पसरी खामोशी केवल चम्मचों के टकराने की आवाज से टूटने लगी। नव्या को महसूस हो रहा था कि देवेंद्र की पैनी नजरें उस पर है, जैसे वो उसके मन की घबराहट को पढ़ रहा हो।
डाइनिंग हॉल की भारी खामोशी के बीच केवल पीतल के बर्तनों और चम्मचों के टकराने की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। नव्या ने अपनी नजरें अपनी थाली पर टिका रखी थीं, लेकिन उसे अच्छी तरह महसूस हो रहा था कि देवेन की तीक्ष्ण नजरें समय समय पर उसकी ओर उठ रही थीं। वह उसके हर हाव भाव का विश्लेषण कर रहा था। भोजन के अंत में जब काकी ने मेज साफ करना शुरू किया, तब देवेन ने अपनी गंभीर आवाज में खामोशी तोड़ी। तुम्हारी आगे की क्या योजना है नव्या? देवेन ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। उसका स्वर सपाट था, लेकिन उसमें एक आदेशात्मक स्पष्टता थी। नव्या थोड़ा सिहरी। मैं वापस शहर जाकर अपनी नौकरी की तलाश जारी रखना चाहती हूँ। मुझे पता है कि दादाजी चाहते थे कि मैं यहाँ रहूं, लेकिन मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। देवेन ने अपने हाथ मेज पर आपस में फंसा लिए और थोड़ा आगे की ओर झुका। तुम्हारे दादाजी का वसीयतनामा स्पष्ट है। जब तक तुम 25 साल की नहीं हो जाती, तुम्हारी सुरक्षा और फैसलों की जिम्मेदारी मेरी है, और मौजूदा हालात में तुम्हारा अकेले शहर में रहना सुरक्षित नहीं है। नव्या की मुट्ठियां भिंच गईं। असुरक्षित? मेरा वहां कोई दुश्मन नहीं है देवेन जी। आप बस मुझ पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। देवेन के चेहरे पर एक क्षण के लिए भी कोई शिकन नहीं आई। नियंत्रण नहीं नव्या, सुरक्षा। बाहर की दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम अपनी किताबों में देखती हो। कल सुबह हम शहर के लिए निकलेंगे, लेकिन तुम मेरे साथ मेरे निवास पर रहोगी। ये चर्चा का विषय नहीं है, ये मेरा निर्णय है। नव्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन देवेन उठकर हॉल से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भी हवा में उसके दबदबे का एहसास बना रहा। नव्या वहीं बैठी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह एक रक्षक के साए में है या सुनहरे पिंजरे में कैद होने जा रही है। खिड़की के बाहर बारिश अभी धीमी लय में जारी थी, जो उसके मन की अनिश्चितता को और गहरा कर रही थी। उसे पता था कि कल से उसकी जिंदगी का एक नया और चुनौतीपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला है। सुबह की पहली किरण के साथ ही उदयपुर की हवेली में हलचल शुरू हो गई थी। नव्या ने रात भर ठीक से नींद नहीं ली थी। देवेन का वो आदेश उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो विरोध करे या चुपचाप उसकी बात मान ले। जब वो नीचे पहुंची तो उसने देखा कि देवेन पहले से ही तैयार था। उसने गहरे नीले रंग का एक फॉर्मल सूट पहना था, जो उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व को और भी निखार रहा था। तैयार हो? देवेन ने अपनी घड़ी देखते हुए पूछा। उसके स्वर में कोई भाव नहीं था, बस एक यांत्रिक स्पष्टता थी। नव्या ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ रखा था, जैसे वो उसकी इकलौती सुरक्षा हो। काकी ने उन दोनों को विदा किया। उनकी आंखों में नव्या के लिए चिंता और देवेन के लिए सम्मान का मिला जुला भाव था। मर्सिडीज एक बार फिर तैयार खड़ी थी, लेकिन इस बार आसमान साफ था और खिली हुई धूप चारों ओर फैली हुई थी। जैसे ही गाड़ी शहर की ओर बढ़ी, नव्या ने खिड़की से बाहर पीछे छूटते हुए खेतों और अरावली की पहाड़ियों को देखा। वो सोच रही थी कि जिस आज़ादी के उसने सपने देखे थे, वो शायद अब उसे कभी नहीं मिलेगी। गाड़ी के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि नव्या को अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। देवेन का ध्यान पूरी तरह ड्राइविंग पर था, लेकिन उसकी मौजूदगी पूरे कैबिन में महसूस की जा सकती थी। तुमने अपनी नौकरी के बारे में जो कहा, देवेन ने अचानक बोलना शुरू किया, जिससे नव्या चौंक गई। मैंने तुम्हारे लिए एक पद सुरक्षित किया है। मेरी कंपनी सिंह एंटरप्राइजेस के मुख्यालय में तुम मेरे निजी सहायक, पर्सनल असिस्टेंट के रूप में काम करोगी। इससे तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगी और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरे लिए आसान होगा। नव्या का मुंह खुला का खुला रह गया। निजी सहायक? लेकिन देवेन जी, मैंने इसके लिए आवेदन नहीं किया, और क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? देवेन ने एक पल के लिए गाड़ी की रफ्तार धीमी की और नव्या की ओर देखा। उसकी आंखों में वो चमक थी जो बहस की गुंजाइश खत्म कर देती थी। ये कोई प्रस्ताव नहीं है नव्या, ये तुम्हारी सुरक्षा का हिस्सा है। शहर में मेरे कई प्रतिद्वंदी हैं, और तुम्हारे दादाजी की वसीयत के कारण तुम उन सब के लिए एक निशाना हो। जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। नव्या ने अपना विरोध जाहिर करना चाहा, लेकिन उसने देखा कि वे अब शहर की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। ऊंची इमारतें और भागती दौड़ती जिंदगी का शोर उसके कानों में पहुंचने लगा था। उसे एहसास हुआ कि देवेन प्रताप सिंह के साम्राज्य में उसकी मर्जी का कोई मोल नहीं था। वो अब केवल एक पोती या एक छात्रा नहीं थी, वो एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी थी जिसके नियम उसे पता ही नहीं थे। देवेन की हवेली के बड़े फाटकों के सामने जब गाड़ी रुकी, तो नव्या को लगा जैसे वो एक नए और अनजाने युद्ध क्षेत्र में कदम रख रही है। शहर की भागदौड़ और सिंह एंटरप्राइजेस की ऊंची इमारत नव्या के लिए बिल्कुल नई और डरावनी थी। देवेन के विशाल कार्यालय में कदम रखते ही उसे एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। यहाँ हर चीज सलीके से रखी थी और हवा में एक अनुशासन था जो सीधे तौर पर देवेन प्रताप सिंह के व्यक्तित्व को दर्शाता था। नव्या को उसके केबिन में ले जाया गया, जो देवेन के मुख्य कार्यालय से ठीक सटा हुआ था। आज से यह तुम्हारा कार्यक्षेत्र है, देवेन ने अपनी मेज की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम्हारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है नव्या। मुझे काम में ढिलाई और बहाने पसंद नहीं है। नव्या ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने चुपचाप फाइलों के ढेर को देखना शुरू किया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि देवेन केवल एक सख्त संरक्षक ही नहीं,
बल्कि एक बेहद कुशल और काम के प्रति जुनूनी बिजनेसमैन भी था। वो फोन पर जटिल सौदों को सुलझाते हुए और अपनी टीम को निर्देश देते हुए पूरी तरह से अलग व्यक्ति लग रहा था। एक ऐसा नेतृत्वकर्ता जिससे पूरी इंडस्ट्री खौफ खाती थी। दोपहर के समय नव्या ने हिम्मत जुटाकर उससे एक सवाल पूछा। दादाजी, देवेन जी, क्या दादाजी ने सच में मेरी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था या सिर्फ मेरी संपत्तियों की देखभाल के लिए? देवेन ने अपनी कलम रख दी और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए नरमी आई, लेकिन वो तुरंत गायब हो गई। तुम्हारे दादाजी जानते थे कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा सकते हैं। संपत्तियां वापस मिल सकती हैं नव्या, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उन्हें कभी जवाब नहीं दे पाऊंगा। सुरक्षा मेरा प्राथमिक कर्तव्य है। शाम ढलते ढलते नव्या थक कर चूर हो गई थी, लेकिन उसके मन में देवेन के लिए एक अजीब सा सम्मान पनपने लगा था। हालांकि उसकी शर्तें सख्त थीं, लेकिन नव्या को यह महसूस होने लगा था कि इस कठोर बाहरी आवरण के पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिम्मेदारियों को अपनी जान से ज्यादा महत्व देता है। हवेली लौटते समय जब फिर से बारिश की हल्की बूंदें कार के शीशों से टकराईं, तो इस बार नव्या को उतना डर नहीं लगा। शायद उसे लगने लगा था कि वो सुरक्षित हाथों में है। अगली सुबह नव्या की आंखें एक नई ऊर्जा के साथ खुली। सिंह एंटरप्राइजेज में उसका दूसरा दिन था। कल की थकान के बावजूद उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। वो समय से पहले तैयार हो गई और नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंची। देवेन पहले से ही वहां मौजूद था। हाथ में एक टैबलेट लिए कुछ महत्वपूर्ण ईमेल पढ़ रहा था। उसकी एकाग्रता ऐसी थी कि कमरे में किसी और की मौजूदगी का उसे एहसास तक नहीं होता था। आज हम एक महत्वपूर्ण डील के लिए सिटी पैलेस जा रहे हैं, देवेन ने बिना सिर उठाए कहा। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और हर छोटी बात का नोट लेना होगा। यह तुम्हारे लिए एक बड़ी परीक्षा है, नव्या। नव्या ने गंभीरता से सिर हिलाया। जब वे पैलेस की ओर बढ़ रहे थे तो उसने देखा कि देवेन का चेहरा आज सामान्य से अधिक गंभीर था। सिटी पैलेस के भव्य हॉल में शहर के कई प्रभावशाली व्यापारी जुटे थे। नव्या ने महसूस किया कि जैसे ही देवेन ने कमरे में प्रवेश किया, बातचीत का स्वर धीमा हो गया। लोग उसे सम्मान और थोड़े डर के साथ देख रहे थे। मीटिंग के दौरान एक प्रतिद्वंद्वी व्यापारी ने नव्या की ओर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। देवेन जी, सुना है अब आप अपनी सुरक्षा के साथ साथ एक नई असिस्टेंट की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या ये काम के लिए है या किसी और चीज के लिए? हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। नव्या का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने देवेन की ओर देखा, जिसकी आंखें अब दहकते हुए अंगारे की तरह लग रही थीं। देवेन अपनी जगह से धीरे से उठा। श्रीमान खन्ना, उसने बहुत ही शांत लेकिन घातक स्वर में कहा, नव्या यहां मेरी अनुमति और अपने दादाजी के विश्वास के कारण है। उसकी योग्यता पर सवाल उठाना मेरी पसंद पर सवाल उठाने जैसा है, और मेरा मानना है कि आप इतने मूर्ख नहीं होंगे कि मेरी पसंद को चुनौती दें। उस व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत माफी मांग ली। नव्या को पहली बार एहसास हुआ कि देवेन की सुरक्षा केवल शारीरिक नहीं थी, वह उसके सम्मान की रक्षा करना भी बखूबी जानता था। मीटिंग खत्म होने के बाद जब वे वापस कार की ओर बढ़े तो नव्या ने देखा कि देवेन का हाथ अभी भी गुस्से से भिंजा हुआ था। शुक्रिया, नव्या ने धीमी आवाज में कहा। देवेन ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अब कुछ नरम पड़ चुका था। किसी को यह मत सोचने देना कि तुम कमजोर हो नव्या। तुम एक गौरवशाली परिवार की वंशज हो। जब तक मैं यहां हूं, तुम्हें किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। नव्या को लगा जैसे उसके भीतर का डर पिघलने लगा है। वह समझ गई थी कि देवेन का रूखापन उसकी ढाल था, और अब वह ढाल नव्या के लिए भी काम कर रही थी। मॉनसून की हवाएं फिर से जोर पकड़ चुकी थीं, लेकिन अब नव्या को उन बादलों से डर नहीं लग रहा था। उसे पता था कि उसके पास एक ऐसा रक्षक है जो दुनिया के हर तूफान से उसे बचा सकता है। मीटिंग के बाद का सन्नाटा कार के अंदर भी बना रहा, लेकिन अब यह असहज नहीं था। नव्या खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान बाहर के नजारों पर नहीं, बल्कि अपने बगल में बैठे उस गंभीर व्यक्ति पर था। देवेन के उस कड़े स्टैंड ने नव्या के मन में सुरक्षा की एक नई परिभाषा लिख दी थी। तुम्हें कल के प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी होगी, देवेन ने अचानक शांत स्वर में कहा, जैसे पिछला वाक्य कभी हुआ ही ना हो। खन्ना जैसे लोग केवल शब्दों से नहीं बल्कि परिणामों से हारते हैं। मैं चाहता हूं कि कल तुम खुद बोर्ड के सामने आंकड़ों को पेश करो। नव्या थोड़ा घबरा गई। मैं? लेकिन देवेन जी, बोर्ड के सदस्य बहुत अनुभवी हैं, क्या वे मुझ पर भरोसा करेंगे? वे मुझ पर भरोसा करते हैं, देवेन ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, और अगर मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं तो उन्हें भी करना होगा। बस अपनी तैयारी पूरी रखना। अगली सुबह नव्या ने गहरे रंग का एक औपचारिक सूट पहना। उसने अपने डर को अपने भीतर ही दबा लिया था। सिंह एंटरप्राइजेज के भव्य बोर्ड रूम में जब वो दाखिल हुई तो दर्जनों आंखें उसे संदेह से देख रही थीं। देवेन अपनी मुख्य कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी नव्या के लिए किसी अभेद्य दीवार की तरह थी। नव्या ने बोलना शुरू किया। शुरुआत में उसकी आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन जैसे ही उसने देवेन की स्थिर नजरों को देखा, उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसने डेटा और भविष्य की योजनाओं को इतनी सटीकता और आधुनिक शैली में प्रस्तुत किया कि बोर्ड के अनुभवी सदस्य भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, कमरे में सन्नाटा छा गया, जिसे देवेन की धीमी तालियों ने तोड़ा।
जल्द ही पूरा बोर्ड रूम तालियों की आवाज से गूंज उठा। मीटिंग के बाद जब सब बाहर निकल गए, देवेन नव्या के पास आया। शानदार, उसने संक्षिप्त में कहा, लेकिन उसकी आंखों में गर्व की एक हल्की सी चमक थी जिसे नव्या ने तुरंत पहचान लिया। शुक्रिया देवेन जी, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो केवल एक सुरक्षित की जाने वाली लड़की नहीं है, बल्कि वो खुद को साबित करने की क्षमता भी रखती है। हालांकि जैसे ही वे ऑफिस से बाहर निकले, नव्या को महसूस हुआ कि कोई दूर से उन पर नजर रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां केवल भीड़ थी। एक अनजाना डर उसके मन में फिर से जागा। क्या खन्ना की वो धमकी केवल शब्दों तक सीमित थी, या कोई और खतरा था जो अभी तक सामने नहीं आया था? देवेन ने नव्या की बेचैनी भांप ली और उसके कंधे पर हाथ रखा। घबराओ मत नव्या, मैं देख रहा हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। उस एक वाक्य ने नव्या को फिर से शांत कर दिया। उसे पता था कि जब तक देवेन प्रताप सिंह उसके साथ है, कोई भी परछाई उसका रास्ता नहीं रोक सकती। सफलता की उस शाम के बाद नव्या के लिए ऑफिस का माहौल बदलने लगा था। अब लोग उसे केवल देवेन की पसंद के तौर पर नहीं, बल्कि एक काबिल कर्मचारी के रूप में देखने लगे थे। हालांकि उस रात हवेली लौटते समय नव्या के मन में खन्ना की चेतावनी और वो अनजाना साया बार बार कौंध रहा था। देवेन ने महसूस किया कि नव्या का ध्यान कहीं और है। नव्या, जब तुम किसी ऊंचाई पर पहुंचती हो तो हवाएं तेज चलती हैं, उसने गाड़ी चलाते हुए शांत स्वर में कहा। खन्ना जैसे लोग केवल उन पर हमला करते हैं जिन्हें वे कमजोर समझते हैं। अब तुम कमजोर नहीं हो। अगले दिन देवेन को एक आपातकालीन बिजनेस ट्रिप के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने नव्या को सख्त निर्देश दिए। हवेली से बाहर मत निकलना, मेरी सुरक्षा टीम हर पल तैनात रहेगी। मैं कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। देवेन के जाने के बाद हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। नव्या ने अपना समय लाइब्रेरी में बिताने का फैसला किया। दोपहर के समय काकी घबराई हुई नव्या के पास आई। बिटिया, कोई आपसे मिलने आया है, वो खुद को आपके दादाजी का पुराना मित्र बता रहा है। नव्या असमंजस में नीचे पहुंची। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे जिनका चेहरा कुछ परिचित सा लग रहा था। उन्होंने दावा किया कि दादाजी ने उनके पास कुछ जरूरी दस्तावेज छोड़े थे जो केवल नव्या को सौंपे जा सकते थे। नव्या ने बिना सोचे समझे उनके साथ गेट तक जाने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, वो बुजुर्ग व्यक्ति अचानक पीछे हट गया और दो नकाबपोश आदमी झाड़ियों से बाहर निकले। नव्या के हाथ पांव फूल गए। तुम लोग कौन हो? उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन एक आदमी ने उसका मुंह दबा दिया। तभी टायरों के रगड़ने की जोरदार आवाज गूंजी। एक काली एसयूवी तेजी से मुड़ी और उन आदमियों के पास आकर रुकी। दरवाजा खुला और देवेन बाहर निकला। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। उसने पलक झपकते ही उन दोनों आदमियों को जमीन पर गिरा दिया। उसकी फुर्ती और ताकत किसी प्रशिक्षित योद्धा जैसी थी। नव्या, अंदर जाओ, देवेन ने दहाड़ते हुए कहा। बाकी सुरक्षाकर्मी भी वहां पहुंच चुके थे और हमलावरों को काबू में कर लिया गया। नव्या कांपती हुई वहीं खड़ी रही। देवेन उसके पास आया और उसे सहारा देकर अंदर ले गया। मैंने कहा था कि बाहर मत निकलना, उसने अब शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। खन्ना ने यह जाल बिछाया था। उन्हें लगा कि मेरे जाने के बाद तुम अकेली हो जाओगी। नव्या ने उसकी आंखों में देखा, जहां अब चिंता और सुरक्षा का एक गहरा भाव था। आप वापस कैसे आए? उसने धीमी आवाज में पूछा। मेरा मन गवाही नहीं दे रहा था, देवेन ने स्वीकार किया। तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए किसी भी सौदे से बड़ी है। हवेली पर हुए हमले के बाद का माहौल काफी तनावपूर्ण था। देवेन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दोगुना कर दिया था और नव्या को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जा रहा था। उस रात नव्या को नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही नकाबपोश चेहरे उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वो उठकर बालकनी की ओर गई, जहां ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी उसने देखा कि देवेन नीचे लॉन में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज में एक ऐसी धार थी जो नव्या ने पहले कभी नहीं सुनी थी। खन्ना को बता दो कि उसने मेरी सबसे बड़ी कमजोरी पर हाथ डालने की कोशिश की है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। देवेन के ये शब्द हवा में गूंज रहे थे। नव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। सबसे बड़ी कमजोरी? क्या देवेन उसे अपनी कमजोरी मानता था? अगले दिन देवेन नव्या के कमरे में आया। नव्या, हम कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ रहे हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच मेरा एक निजी गेस्ट हाउस है। वहां तुम सुरक्षित रहोगी जब तक मैं इस मामले को पूरी तरह सुलझा नहीं लेता। नव्या ने इस बार कोई विरोध नहीं किया। वो समझ चुकी थी कि देवेन का हर फैसला उसकी सुरक्षा से जुड़ा था। यात्रा के दौरान देवेन ने पहली बार अपने अतीत के बारे में कुछ बातें साझा की। उसने बताया कि कैसे नव्या के दादाजी ने उसे तब सहारा दिया था जब पूरी दुनिया ने उससे पीठ मोड़ ली थी। मैं केवल एक वसीयत का पालन नहीं कर रहा हूं नव्या, देवेन ने सड़क पर नजरें टिकाए हुए कहा। मैं उस ऋण को चुका रहा हूं जो कभी चुकाया नहीं जा सकता, और तुम्हें सुरक्षित रखना मेरे जीवन का सबसे बड़ा मिशन है। जब वे पहाड़ियों के बीच स्थित उस गुप्त गेस्ट हाउस पहुंचे तो नव्या को एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। वहां की हरियाली और ऊंचे पहाड़ों ने उसे सुरक्षा का आभास कराया, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह शांति तूफान से पहले की खामोशी हो सकती है। खन्ना चुप बैठने वालों में से नहीं था और देवेन अब आर पार की लड़ाई के मूड में था। उस रात
तारों भरे आसमान के नीचे नव्या ने महसूस किया कि उसका और देवेन का रिश्ता अब केवल संरक्षक और आश्रित का नहीं रह गया था। ये उससे कहीं गहरा और अटूट होता जा रहा था। अरावली की उन शांत वादियों में रात का सन्नाटा गहरा था। गेस्ट हाउस की लकड़ी की दीवारें बाहर चल रही ठंडी हवाओं की आहट को भीतर तक पहुंचा रही थीं। नव्या खिड़की के पास बैठी थी, जहां से उसे दूर पहाड़ों पर टिमटिमाती कुछ रोशनियां दिखाई दे रही थीं। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शहर के उस शोर शराबे और खन्ना के डर से दूर वो सुरक्षित थी। लेकिन वो सुरक्षित केवल इस जगह की वजह से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की वजह से थी जो बगल के कमरे में जाग रहा था। देवेन ने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। उसके हाथ में काली कॉफी के 2 प्याले थे। सोने की कोशिश नहीं की? उसने धीमे स्वर में पूछा। नींद आंखों से कोसों दूर है देवेन जी, नव्या ने कॉफी का प्याला थामते हुए कहा। सब कुछ इतनी तेजी से बदल गया, कभी कभी लगता है कि मैं कोई सपना देख रही हूं। देवेन उसके पास ही खड़ा हो गया। चांद की हल्की रोशनी उसके गंभीर चेहरे पर पड़ रही थी। कभी कभी तूफान इसलिए आते हैं ताकि वे रास्ता साफ कर सकें। खन्ना का अध्याय अब खत्म होने वाला है। मेरी टीम ने उसके अवैध व्यापार के सारे सबूत जुटा लिए हैं। कल सुबह तक पुलिस उसके दरवाजे पर होगी। नव्या ने उसकी ओर देखा। आपने ये सब अकेले ही किया, सिर्फ मेरे लिए? देवेन की नजरें नव्या की आंखों से मिली। शुरुआत में शायद ये तुम्हारे दादाजी का वादा था, लेकिन अब वो रुका, जैसे शब्दों का चुनाव कर रहा हो। अब ये मेरा अपना निर्णय है। तुम्हें सुरक्षित देखना मेरी जरूरत बन गई है नव्या। उस रात उस कमरे में एक अनकहा इकरार हवा में तैर रहा था। नव्या को एहसास हुआ कि देवेन की वो कठोरता, वो गंभीर व्यक्तित्व केवल दुनिया के लिए था। उसके भीतर एक ऐसा इंसान था जो परवाह करना जानता था। तभी बाहर बिजली कड़की, लेकिन इस बार नव्या ना तो कांपी और न ही उसने अपने कान बंद किए। उसने बस देवेन की ओर देखा, जिसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया था। वो स्पर्श किसी भी दीवार से ज्यादा मजबूत और किसी भी वादे से ज्यादा गहरा था। मानसून की बारिश अब गेस्ट हाउस की छत पर एक मधुर संगीत की तरह बज रही थी, जो इस नई शुरुआत का स्वागत कर रही थी। अगली सुबह जब नव्या गेस्ट हाउस के बरामदे में आई तो उसने देखा कि हवाओं का रुख बदल चुका था। पहाड़ियों पर छाई धुंध धीरे धीरे छट रही थी, जैसे किसी बड़ी मुसीबत के टलने का संकेत दे रही हो। देवेन वहां पहले से मौजूद था, लेकिन आज उसके चेहरे की वो चिर परिचित कठोरता गायब थी। उसकी जगह एक शांत संतोष ने ले ली थी। सब खत्म हो गया नव्या, देवेन ने उसे देखते ही कहा। खन्ना और उसके साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके पास छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। नव्या ने एक राहत की लंबी सांस ली। वो आजादी जिसकी उसने कल्पना की थी अब उसके सामने थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस आजादी के लिए वो पहले छटपटा रही थी, अब वो उसे उतनी जरूरी नहीं लग रही थी। तो क्या अब मुझे शहर वापस जाकर अपनी अलग नौकरी ढूंढनी चाहिए? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। उसका दिल एक पल के लिए सहम गया। देवेन उसके करीब आया। इस बार उसके और नव्या के बीच वो बॉस और असिस्टेंट वाली दीवार पूरी तरह ढह चुकी थी। तुम्हें याद है वसीयत की वो शर्त कि 25 साल की उम्र तक तुम मेरी देखरेख में रहोगी? देवेन ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, मुझे याद है। उस वसीयत ने मुझे तुम्हारा रक्षक बनाया था नव्या, देवेन ने नव्या की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। लेकिन अब मैं उस कागज के टुकड़े का मोहताज नहीं रहना चाहता। नव्या, तुम सिंह एंटरप्राइजेस का हिस्सा तो रहोगी ही, लेकिन क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहना चाहोगी, बिना किसी कानूनी मजबूरी के, सिर्फ अपनी मर्जी से? नव्या की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन ये डर के नहीं, खुशी के थे। उसने महसूस किया कि मानसून की ये बारिश जो कभी उसे डराती थी, आज उसके जीवन में प्रेम की नई मिट्टी की सौंगी खुशबू लेकर आई थी। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ देवेन के हाथ में थमा दिया, जो एक मौन स्वीकृति थी। समय बीतने के साथ नव्या और देवेन का रिश्ता एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था जहां अब शब्दों से ज्यादा खामोशी बातें करती थी। शहर लौटने के बाद देवेन ने यह सुनिश्चित किया कि खन्ना का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाए। सिंह एंटरप्राइजेज में अब नव्या का एक अलग ही रुतबा था। वो केवल एक उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि देवेन की सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन चुकी थी। एक शाम जब ऑफिस का काम खत्म हो चुका था, देवेन नव्या को शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर बने एक रेस्तोरां में ले गया। वहां से पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ दिख रहा था। ठंडी हवा के झोंके नव्या के बालों से खेल रहे थे। नव्या, जब तुम्हारे दादाजी ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी थी तो मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक बिजनेस डील है, लेकिन इन कुछ महीनों में तुमने मुझे सिखाया कि सुरक्षा का मतलब केवल पहरेदार तैनात करना नहीं होता। असली सुरक्षा वो एहसास है जो हम एक दूसरे को देते हैं। नव्या ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। और आपने मुझे सिखाया कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाया जाता है। अब मुझे बादलों के गरजने से डर नहीं लगता। देवेन ने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिब्बी निकाली। उसने उसे खोलकर नव्या के सामने रखा, जिसमें एक बेशकीमती हीरा अपनी पूरी चमक के साथ दमक रहा था। नव्या,
मैं चाहता हूं कि हम इस इंडिया लॉक सुरक्षा को एक नया और स्थायी नाम दें। क्या तुम इस सफर में हमेशा के लिए मेरे साथ चलोगी? नव्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बिना एक पल गंवाए हां कह दिया। उस रात पूरे शहर की गवाही में एक सख्त और गंभीर रक्षक ने अपनी कोमलता अपनी जीवन संगिनी को समर्पित कर दी। मानसून की अंतिम बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हुई, लेकिन इस बार नव्या भागकर कहीं छिपी नहीं। वो देवेन की बाहों में सुरक्षित खड़ी रही, क्योंकि उसे पता था कि उसका सबसे बड़ा रक्षक अब उसका अपना है। विवाह की औपचारिकताओं और शहर के शोर से दूर देवेन और नव्या ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत उसी पुश्तैनी हवेली से करने का निर्णय लिया जहां से ये सफर शुरू हुआ था। उदयपुर की वो हवेली अब केवल पुरानी यादों का ढेरा नहीं थी, बल्कि उनके भविष्य की नींव बन चुकी थी। नव्या अब केवल सिंह एंटरप्राइजेस की उत्तराधिकारी नहीं थी, बल्कि वो देवेन के व्यापारिक साम्राज्य की रीढ़ बन चुकी थी। एक सुबह जब ओस की बूंदें हवेली के बगीचे में खिले चमेली के फूलों पर चमक रही थीं, नव्या ने देवेन को बरामदे में बैठे देखा। वो कुछ पुराने दस्तावेज देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब वो पुरानी शिकन नहीं थी। देवेन जी, क्या आप अभी भी उन फाइलों में उलझे हैं? नव्या ने हंसते हुए उसके पास जाकर पूछा। देवेन ने सिर उठाया और मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो अब दुर्लभ नहीं रही थी। नहीं नव्या, मैं बस देख रहा था कि पिछले कुछ महीनों में कितना कुछ बदल गया है। दादाजी ने मुझ पर जो भरोसा किया था वो अब एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मेरी सबसे बड़ी खुशी बन गया है। उस दिन हवेली में एक विशेष सभा का आयोजन किया गया था। देवेन ने स्थानीय समुदाय के लिए एक नए शिक्षण संस्थान की नींव रखी, जिसका नाम नव्या के दादाजी के नाम पर रखा गया था। नव्या ने देखा कि कैसे देवेन, जो कभी लोगों से दूर भागता था, अब सबके बीच खड़ा होकर उनके भविष्य की बातें कर रहा था। उसके व्यक्तित्व की वो कठोरता अब एक सुरक्षा कवच में बदल चुकी थी, जो केवल नव्या के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए थी जो उसके संरक्षण में थे। शाम को जब वे दोनों झील के किनारे टहल रहे थे, नव्या ने देवेन का हाथ थाम लिया। पता है, शुरुआत में मुझे लगा था कि आप एक बहुत ही रूखे और सख्त इंसान हैं। मुझे लगता था कि आप कभी भी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। देवेन रुका और उसे अपनी ओर घुमाया। भावनाएं हमेशा से थी नव्या, बस उन्हें व्यक्त करने के लिए एक सही इंसान की तलाश थी। तुमने न केवल मुझे संभाला, बल्कि मुझे खुद से मिलवाया। सूरज पहाड़ियों के पीछे ढल रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों की छटा बिखरी हुई थी। अरावली की उन वादियों में बिताया गया वो समय नव्या और देवेन के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। शहर वापस आने के बाद भी उस शांति का असर उनके चेहरों पर साफ दिखाई देता था। देवेन ने अब एक महत्वपूर्ण फैसला लिया था। उसने तय किया कि वो अब नव्या को केवल एक असिस्टेंट के रूप में नहीं, बल्कि अपने व्यापारिक साम्राज्य के बराबर के हिस्सेदार के रूप में दुनिया के सामने पेश करेगा। एक सुबह देवेन ने नव्या को अपने स्टडी रूम में बुलाया। मेज पर कुछ कानूनी दस्तावेज रखे थे। नव्या, ये तुम्हारे दादाजी की वसीयत के नए कागजात हैं, उसने शांत स्वर में कहा। मैंने खन्ना की साजिशों को जड़ से खत्म कर दिया है और अब समय आ गया है कि तुम अपना पूरा अधिकार संभालो। आज से सिंह एंटरप्राइजेस का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम है। नव्या हैरान रह गई। लेकिन देवेन जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आपको लगता है कि मैं इसके काबिल हूं? देवेन उसके करीब आया और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुमने उस रात गेस्ट हाउस में और बोर्ड मीटिंग में जो साहस दिखाया, उसने साबित कर दिया कि तुम केवल इस संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं हो, बल्कि तुम इसके रक्षक भी हो। मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। उसी शाम हवेली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। शहर के तमाम बड़े व्यवसायी और प्रतिष्ठित लोग वहां मौजूद थे। जब देवेन और नव्या ने एक साथ हॉल में प्रवेश किया तो सबकी नजरें उन पर ठहर गईं। नव्या ने गहरे लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी, जिसमें उसका आत्मविश्वास और निखार साफ झलक रहा था। देवेन ने मंच से घोषणा की, आज मैं आप सबको अपनी कंपनी की नई सह मालकिन और अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति नव्या से मिलवाना चाहता हूं। अब से हमारे हर फैसले में नव्या की राय सर्वोपरि होगी। समारोह के दौरान नव्या ने महसूस किया कि अब उसे किसी नकाबपोश साय या खन्ना जैसे लोगों का डर नहीं था। वो जानती थी कि उसके पास न केवल देवेन का साथ है, बल्कि उसने खुद के भीतर की शक्ति को भी पहचान लिया है। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ और मेहमान विदा हुए, देवेन और नव्या हवेली की बालकनी में खड़े होकर चांदनी रात का आनंद लेने लगे। क्या तुम खुश हो? देवेन ने पूछा। नव्या ने मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। बहुत। मुझे कभी नहीं लगा था कि एक शमशान की बारिश से शुरू हुआ यह सफर मुझे इतनी खुशियों तक ले आएगा। बाहर मॉनसून की एक और हल्की फुहार शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार नव्या को बादलों की गड़गड़ाहट में एक मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। सिंह एंटरप्राइजेस की सफलता के साथ साथ नव्या और देवेन के जीवन में अब एक नया ठहराव आ गया था। नव्या ने न केवल व्यापार की बारीकियों को समझा, बल्कि वो देवेन के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति बन गई थी। अब वो केवल फाइलों और आंकड़ों तक सीमित नहीं थी। उसने कंपनी के भीतर एक ऐसा वातावरण बनाया जहां कर्मचारी खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते थे। एक दोपहर जब नव्या अपने केबिन में बैठी अगले प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार कर रही थी, देवेन अंदर आया। उसके हाथ में 2 हवाई टिकट थे। नव्या, हमने बहुत काम कर लिया, अब समय है कि हम कुछ पल खुद के लिए निकालें, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन देवेन जी, वो नई डील, नव्या ने कहना चाहा। सब कुछ व्यवस्थित है, देवेन ने उसे टोकते हुए कहा। हम ऋषिकेश जा रहे हैं।
गंगा के किनारे कुछ दिन शांति से बिताने के लिए। ये मेरा आदेश नहीं, एक निवेदन है। ऋषिकेश की उन वादियों में जहां गंगा की कलकल बहती लहरें और पहाड़ों की ठंडी हवाएं थीं, नव्या को एक असीम शांति का एहसास हुआ। वहां के ऊंचे घाटों पर बैठकर उन्होंने घंटों बातें की। देवेन ने उसे बताया कि कैसे उसके आने के बाद उसकी दुनिया का रंग बदल गया था। वो जो कभी केवल मुनाफे और घाटों की भाषा समझता था, अब जीवन के छोटे छोटे सुखों की कद्र करने लगा था। शाम की गंगा आरती के समय जब दियों की रोशनी जल की सतह पर नाच रही थी, नव्या ने देवेन का हाथ थाम लिया। पता है, जब मैं पहली बार आपसे मिली थी तो मुझे लगा था कि आप पत्थर के बने हैं, लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि उस पत्थर के भीतर एक बहुत ही कोमल हृदय छिपा था। देवेन ने उसकी आंखों में देखा। उस हृदय को जगाने वाली तुम ही हो नव्या। तुमने मुझे केवल प्रेम करना नहीं सिखाया, बल्कि तुमने मुझे जीना सिखाया। आरती की आवाज और मंत्रों के उच्चारण के बीच उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा को फिर से दोहराया। नव्या की हालत अब स्थिर थी, लेकिन उसके शरीर पर लगी चोटें और फ्रैक्चर वाली टांग उसे आने वाले 12 हफ्तों के लिए बिस्तर पर रहने को मजबूर कर चुकी थी। अस्पताल के उस सफेद कमरे में देवेन एक पल के लिए भी उसकी नजर से दूर नहीं हुआ था। वो नव्या का हाथ अपने गालों से लगाए बैठा रहता और उसके माथे पर कोमल चुंबन अंकित करता, जैसे वो अपनी सारी ताकत उसे दे देना चाहता हो। नव्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और भारी आवाज में पानी मांगा। देवेन ने तुरंत उठकर उसे सहारा दिया, लेकिन उसने सीधा गिलास उसके मुंह से लगाने के बजाय रुई के फाहे को पानी में भिगोकर बहुत ही कोमलता से नव्या के सूखे होठों को थपथपाया। क्या आप अभी भी उन आंकड़ों की चिंता कर रही हैं नव्या? देवेन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, जिसमें हल्की नाराजगी और बेपनाह फिक्र घुली हुई थी। नव्या ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की और पूछा, क्या आपने पता लगाया कि इसके पीछे कौन था? देवेन की आंखें पत्थर की तरह सख्त हो गईं। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसने नव्या को नहीं बताया कि उसने मेसन को एक पुराने सुनसान गोदाम में कैद कर रखा है, जहां वो अपनी हर चाल की कीमत चुका रहा है। मेसन ने न केवल प्रोजेक्ट के सामान में मिलावट की थी, बल्कि उसने नव्या के जीवन को खत्म करने की भी कोशिश की थी। मेसन एक शैतान है नव्या, उसने तुम्हारे दादाजी के विश्वास को तोड़ा है, देवेन ने भारी आवाज में कहा। लेकिन मैंने अब सब संभाल लिया है। उसने अपनी सारी हिस्सेदारी सिंह एंटरप्राइजेस के नाम कर दी है और उसे उसकी करने की सजा मिल रही है। नव्या ने देवेन के चेहरे को छुआ और धीरे से कहा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? देवेन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका गला रुंध गया था। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें मुझे छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है, और अगर कभी मौत भी आई तो तुम अकेली नहीं होगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अस्पताल के उस कमरे में जहां केवल मशीनों की बीप सुनाई दे रही थी, नव्या को पहली बार एहसास हुआ कि देवेन की सुरक्षा केवल वसीयत की एक शर्त नहीं थी, ये उसका वो अटूट संकल्प था जिसने मृत्यु के साये को भी पीछे ढकेल दिया था। उसे पता था कि वो सुरक्षित है, क्योंकि उसका रक्षक अब केवल उसकी ढाल नहीं बल्कि उसका अस्तित्व बन चुका था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद नव्या अब हवेली वापस आ चुकी थी। हालांकि उसके प्लास्टर कट चुके थे, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए उसे अभी भी फिजियोथेरेपी की जरूरत थी। देवेन ने कुछ समय के लिए हवेली के सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी थी, ताकि वो व्यक्तिगत रूप से नव्या की देखभाल कर सके। तुम रसोई में क्या कर रहे हो? नव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब उसने देवेन को एप्रन पहने हुए डाइनिंग टेबल पर खाना सजाते देखा। देवेन ने अपनी नाक खुजलाते हुए शरारत से जवाब दिया, मैं खाना बनाना नहीं जानता था, लेकिन विलियम ने मुझे कुछ किताबें लाकर दी और किचन का उपयोग करना सिखाया। उसने बड़े गर्व के साथ ताजी बनी मछली का एक टुकड़ा नव्या की प्लेट में रखा। नव्या ने उसे थोड़ा संशय से देखा, जैसे वो जांच रही हो कि मछली अभी भी जीवित तो नहीं है। डरने की बात नहीं है, मैंने शोध किया है कि हड्डियों के जुड़ने के लिए कौन सा भोजन सबसे अच्छा है, देवेन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। नव्या ने जब खाना चखा तो वो उसकी सादगी और स्वाद से दंग रह गई। भोजन के बाद देवेन अपने अध्ययन कक्ष में चला गया। वहां उसकी नजर नव्या की पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। तभी उसके दोस्त आदित्य का फोन आया। देवेन, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे और नव्या के दादाजी ने वो हवेली तुम्हारे नाम क्यों की थी? आदित्य ने फोन पर रहस्यमयी अंदाज में पूछा। उस फोटो फ्रेम के पीछे देखो जो तुम्हारी मेज पर है। देवेन ने जैसे ही फोटो फ्रेम का पिछला हिस्सा खोला, उसे वहां सालों पुराने मुड़े हुए कागज मिले। उन कागजों पर उसके और नव्या के दादाजी की लिखावट थी। उन शब्दों को पढ़ते ही देवेन के होश उड़ गए। नव्या और देवेन का रिश्ता उनके बचपन में ही उनके दादाजी द्वारा तय कर दिया गया था। देवेन सन्न रह गया। वो अब तक जिस रिश्ते को अपनी तरफ से एक जिम्मेदारी या अवैध भावना समझकर खुद को प्रताड़ित कर रहा था, वो दरअसल एक नियति थी जिसे बहुत पहले ही लिख दिया गया था। हवेली के डाइनिंग हॉल में सन्नाटा था, लेकिन नव्या के मन में देवेन के बदले हुए व्यवहार को लेकर ढेरों सवाल थे। नव्या अब काफी बेहतर महसूस कर रही थी और उसकी चोटें लगभग भर चुकी थीं, लेकिन देवेन की देखभाल में कोई कमी नहीं आई थी। वो स्वयं नव्या के लिए पौष्टिक भोजन तैयार करता था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे रिकवरी में कोई परेशानी ना हो। एक दिन जब नव्या अपने फिजियोथेरेपी के बाद आराम कर रही थी, देवेन अपने अध्ययन कक्ष में उन पुराने दस्तावेजों को दोबारा पढ़ रहा था। उन पत्रों ने उसकी सारी मानसिक कश्मकश को खत्म कर दिया था। उसे पता चला कि वो और नव्या वास्तव में बचपन से ही एक दूसरे के लिए वचनबद्ध थे। तभी आदित्य का फिर से फोन आया। देवेन, क्या तुमने वो कागजात पढ़ लिए? हाँ, देवेन ने खिड़की से बाहर अरावली की पहाड़ियों को देखते हुए कहा।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि दादाजी ने ये सब इतने सालों का गुप्त रखा। मैं खुद को अपराधी मान रहा था कि मैं अपनी वार्ड के प्रति ऐसी भावनाएं क्यों रखता हूं। अब अपराधी महसूस करने की जरूरत नहीं है भाई, तुम्हें बस अपनी होने वाली पत्नी का ख्याल रखना है। लेकिन सावधान रहो, नव्या के माता पिता की दुर्घटना और नव्या के साथ हुआ हादसा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब जुड़ा हुआ है? देवेन की आंखें फिर से सख्त हो गईं। आदित्य ने संकेत दिया कि नव्या की कार से टकराने वाले ड्राइवर अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही गायब हो गए थे। ये केवल मेसन की साजिश नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई और बड़ी शक्ति थी जो नव्या के परिवार को खत्म करना चाहती थी। देवेन ने फोन रखा और नव्या के पास गया। उसे देखते ही देवेन के मन में एक नई दृढ़ता पैदा हुई। अब उसे न केवल नव्या के साथ अपने भविष्य को संवारना था, बल्कि उन दुश्मनों को भी बेनकाब करना था जो परछाइयों में छिपे थे। नव्या, देवेन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब से तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना। हमारे दादाजी ने हमें एक बहुत ही खास मकसद के लिए साथ रखा है। हादसे के 1 साल और 2 महीने बाद बिजनेस सेंटर का निर्माण आखिरकार पूरा हो गया और इसने पूरे उदयपुर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मेसन को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद प्रोजेक्ट योजना के अनुसार आगे बढ़ा और वे वरिष्ठ अधिकारी जो पहले नव्या को कमतर आंकते थे, अब पीछे हट चुके थे। एक समय नव्या को लगा था कि उन चालाक बुजुर्गों का हाथ मेसन के अपराधों में हो सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि आर्थर ने उसे अपना पूरा समर्थन दिया था। समारोह की शाम नव्या और देवेन एक साथ कार्यक्रम में पहुंचे। देवेन अपनी काली शेरवानी और ग्रे वेस्ट कोट में बेहद प्रभावशाली लग रहा था, जो उसकी आंखों की गंभीरता को और बढ़ा रहा था। जब उनकी नजरें मिली तो नव्या ने उसकी आंखों में अपने प्रति गहरा प्रेम और गर्व देखा। देवेन ने नव्या के करीब आकर उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी सुरक्षा का एहसास कराया। महफिल के बीच देवेन ने मंच संभाला और मीडिया के कैमरों के सामने एक बड़ी घोषणा की। नव्या ने इस प्रोजेक्ट की सफलता के साथ अपनी असाधारण क्षमता और व्यावसायिकता को साबित किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज से नव्या, जो बेनेडिक्ट की असली उत्तराधिकारी है, क्वीन इंडस्ट्रीज का पूर्ण नेतृत्व संभालेगी। नव्या ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि देवेन इतनी जल्दी उसे पूरी कमान सौंप देगा। सवालों की बौछार के बीच देवेन ने नव्या का हाथ थामकर उसे अपने करीब खींचा और उसके माथे पर एक कोमल चुंबन अंकित किया। उसने धीरे से पूछा, तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? नव्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भरी, क्योंकि वो उस पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करती थी। देवेन ने गर्व से घोषणा की, जहां नव्या जाएगी, देवेन उसके पीछे खड़ा रहेगा। बाद में जब वे हवेली के शांत बगीचे में अकेले थे, देवेन ने नव्या को अपनी बाहों में भर लिया। नव्या ने महसूस किया कि उसकी धड़कनें देवेन के लिए और तेज हो गई हैं। तभी नव्या की नजर एक काले मखमली डिब्बे पर पड़ी जो देवेन के कोट की जेब में था। उसे खोलते ही उसमें एक बेशकीमती पुरानी अंगूठी चमक रही थी। नव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप आज प्रस्ताव देने वाले थे? देवेन थोड़ा झेप गया और अपना सिर खुजलाने लगा। नव्या ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, रोहित जी को घुटनों के बल देखना वाकई यादगार होता। देवेन ने अंगूठी निकालकर नव्या की अनामिका में पहना दी। उसने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए वचन दिया, मैं तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हें संजोने और तुम्हें अपने पूरे दिल, शरीर और आत्मा से प्यार करने की कसम खाता हूं, अनंत काल तक। जब देवेन ने उससे शादी के लिए पूछा तो उसने मजाक में कहा कि क्या ये आपका कोई आदेश है? देवेन ने हंसते हुए बताया कि ये अंगूठी तो बहुत पहले ही तय हो चुकी थी और उनके दादाजी ने उन्हें जन्म से ही एक दूसरे के लिए चुना था। नव्या ये जानकर भावुक हो गई कि वे हमेशा से ही एक दूसरे के लिए बने थे।